तो बच्चों अगला सेशन अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। हमने पिछली बार कहाँ तक बात कंप्लीट की थी? नील्स बोर की थियरी के सारे पोस्टुलेट्स हमने कवर किए थे डिटेल में, एंड वी हैड आल्सो स्पोकन अबाउट द ड्रॉबैक्स ऑफ हिज थियरी एंड द रीजंस फॉर फेलियर, दैट इज वेयर वी हैड एंडेड अप, है ना। चलो आज वहां से कंटिन्यू करेंगे। दो नए प्रिंसिपल्स आज सीखने वाले हैं हम लोग, हाइजेनबर्ग और डी ब्रोगली, दोनों प्रिंसिपल्स सीखने वाले हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। यहाँ पे पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो दोनों प्रिंसिपल्स हैं ये बहुत इजी टू अंडरस्टैंड नहीं है, पहली बात तो, ठीक है, दे आर नॉट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, दैट इज पॉइंट नंबर 1। सेकेंडली, अगर मैं हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल की बात करूं तो नीट में बहुत कम चांसेस है, आज तक हार्डली कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। सीईटी में जिंदगी में कभी क्वेश्चन नहीं आया, इसका क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ जेई में आता है। तो ये मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप समझ लेना, पर जेई वाले स्टूडेंट्स इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। जेई में हाइजेनबर्ग का जो क्वेश्चन है न्यूमेरिकल जो आता है वो काफी बार आता है इसके फॉर्मूला पे, ठीक है, तो जेई स्टूडेंट्स इसके ऊपर ज्यादा फोकस करना। अदरवाइज टू बी वेरी ऑनेस्ट, सीईटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स बट नॉट वेरी हाई चांसेस दैट यू विल गेट अ क्वेश्चन फ्रॉम दिस, मतलब हार्डली एनी चांसेस। इनफैक्ट अगर आप पुराने पेपर्स उठा के देखो, कभी हार्डली कोई क्वेश्चन आया भी नहीं है इसके ऊपर ज्यादा, ठीक है, गिनती के इक्का दुक्का क्वेश्चन आए होंगे। तो अपन पहले जरा इनके कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी बात करेंगे कि किस तरह से इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, राइट। तो लास्ट ये था कि भाई नील्स बोर का प्रॉब्लम ये था कि उनका सारा फोकस हाइड्रोजन के एटम पे था और जो उससे ज्यादा बड़े एलिमेंट्स थे या मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम थे उसके ऊपर नहीं था। यहां तक हमने बात कंप्लीट की थी, याद होगा सबको, राइट। अब वहां से आगे कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं डी ब्रोगली। दिस गाय ही proposed the theory that matter should have a dual behavior, that is dual behavior यानी कि दो तरीके का बिहेवियर होना चाहिए, जैसे कि पार्टिकल एंड वेव लाइक, दोनों ही तरीके से मैटर शुड बी एबल टू बिहेव ना। इसका इंट्रोडक्शन हमने पहले ही देख लिया था कि लाइट को हम लोग फोटोन के फॉर्म में पार्टिकल कहते हैं या वेव के फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में भी देखते हैं। तो लाइट कैन बी वेव ऑल्सो, पार्टिकल ऑल्सो, राइट। तो डी ब्रोगली ने क्या बोला कि भाई इन जनरल मैटर का जो कॉम्पोजिशन है, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी आप बोलते हो, बेसिकली मैटर शुड ऑल्सो एग्जिबिट डुअल बिहेवियर। डुअल बिहेवियर को आप क्या बोलेंगे? वेव पार्टिकल नेचर। क्या बोलेंगे बच्चों? वेव पार्टिकल नेचर, मतलब वेव भी है और पार्टिकल भी है। अच्छा, अगर वो पार्टिकल है तो उसका कुछ एक मोमेंटम होना चाहिए। अगर वो पार्टिकल है तो उसके पास क्या होना चाहिए? मोमेंटम होना चाहिए। और यदि वो वेव है, अगर वो वेव है तो उसके पास क्या होना चाहिए? वेवलेंथ होना चाहिए। तो मोमेंटम इज अ प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल एंड वेवलेंथ इज अ प्रॉपर्टी ऑफ वेव। ये डी ब्रोगली ने क्लियरली डिमार्केट करके बता दिया, है ना। तो उसने बोला अगर ये दोनों है तो इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज भी होनी चाहिए। And he found out the following relation between the particle का wavelength and its momentum. He said lambda is equal to h by mv. अब ये वाला v है, ये कंफ्यूज मत होना, ये फ्रीक्वेंसी वाला न्यू नहीं है, ये v है, h by mv और h by p. lambda will be equal to h by p. इसको आप डी ब्रोगली इक्वेशन बोलोगे। क्या बोलोगे? डी ब्रोगली इक्वेशन बोलोगे, जहां पर उसने कहा लैम्डा यानी कि वेवलेंथ इज h बाय p. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस अगेन इन सिंपलर, मच सिंपलर लैंग्वेज. थिंक ऑफ इट दिस वे. मैटर कभी खुशी कभी गम, यानी कि कभी पार्टिकल कभी वेव. अगर वो पार्टिकल है तो उसके पास मोमेंटम होगा, अगर वो वेव है तो उसके पास वेवलेंथ होगी. मोमेंटम p आप फिजिक्स में पढ़ते हो. अच्छा, मोमेंटम को p क्यों बोलते हैं? मोमेंटम को m नहीं बोल सकते क्योंकि मास है, m तो मास है. हाँ, वेव है तो लैम्डा होगा उसके पास. मोमेंटम का मतलब क्या है फिजिक्स के बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से? ये पता होना चाहिए. मोमेंटम p का मतलब क्या है बच्चों? ना, मोमेंटम बेसिकली क्या होता है?
It is nothing but mass into velocity. Mass into velocity. That is m into v. ठीक है? तो डी ब्रोगली ने क्या बोला कि अगर हम लोग इसको वेव और पार्टिकल दोनों कंसिडर कर रहे हैं मैटर को, तो should have wavelength and its wavelength should actually correspond to h by p, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट. h क्या था बच्चों, वैल्यू क्या थी, याद कर लो, सबको याद करवाया ना, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. ये पिछले लेक्चर में भी रिवाइज किया था, हर लेक्चर में आता है ये, इस चैप्टर में हर एक इक्वेशन में आया ना h, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड. उसके अलावा p क्या था, अभी बताया, मोमेंटम है. p क्या है, मोमेंटम है. और लैम्डा क्या आपका, वेवलेंथ है. तो ऐसे भी लिख सकते थे h बाय एम वी. लैम्डा क्या है, h बाय एम वी. नाउ ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. फॉर एन इलेक्ट्रॉन, अगर मैं ये फंडा जो है ये एक इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करूं, किस पे अप्लाई करना है मेरे को, इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई करना है. इलेक्ट्रॉन का मास का वैल्यू आपको बताया हुआ है, मास कितना है, स्टार्टिंग में पढ़ाया था इस चैप्टर में, सब एटॉमिक पार्टिकल्स में. तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम्स. ये तो फिक्स है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सबको मालूम है, राइट. यानी कि इस इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरे को वेवलेंथ नहीं पता, मुझे h की वैल्यू मालूम है बिकॉज वो तो कांस्टेंट है, मुझे m की वैल्यू मालूम है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है वो भी आता है मुझे, लेकिन मुझे वेलोसिटी नहीं मालूम है और मुझे वेवलेंथ नहीं मालूम. ये दो अननोन है. क्या ये बात आप समझ पा रहे हो, इस इक्वेशन में कौन सी वैल्यूज नोन है और कौन सी वैल्यूज एक्चुअली अननोन है, पहले आपको समझ लेना है. डी ब्रोगली इक्वेशन में देयर आर टू वैल्यूज दैट आर कंप्लीटली नोन टू अस. व्हिच टू वैल्यूज, वी नो प्लैंक्स कांस्टेंट, वी नो द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. बोलोगे ठीक है. तो अगर मुझे डी ब्रोगली इक्वेशन इलेक्ट्रॉन को अप्लाई करना है तो मेरे पास दो अननोन है. कौन से दो अननोन है, मुझे वेवलेंथ नहीं मालूम, मुझे वेलोसिटी नहीं मालूम. क्या ये बात सबको क्लियर हो गई, यस, ओके. अब देखते हैं, जब ये दो अननोन की बात हुई, तो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट, इनका नाम आप सबने सुना होगा डेफिनेटली, वर्नर हाइजेनबर्ग. अगर नहीं सुना है तो याद कर लेना, बहुत पॉपुलर इंसान है. दोज ऑफ यू हु हर्ड ऑफ द टीवी सीरीज ब्रेकिंग बैड, उसमें जो मेन कैरेक्टर उसका नाम हाइजेनबर्ग ही रहता है ना, जो प्रोफेसर है, द लीड ऑफ द शो इज अ केमिस्ट्री प्रोफेसर. आई एम नॉट लाइक हिम, ही इज अ ड्रग डीलर, बट his name in that series, he uses the name of Heisenberg, very famous guy. So Heisenberg, he said that, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली उन्होंने क्या बोला यार, कि आप एग्जैक्ट वेलोसिटी देखो, मोमेंटम में से मास और वॉल्यूम, मोमेंटम में क्या था, फिर से रिपीट करो, मोमेंटम में क्या था, मास था और वॉल्यूम था, बरोबर है, सॉरी वॉल्यूम क्या, वेलोसिटी था, वी वेलोसिटी. मास और वेलोसिटी दो चीजें थी. मास आपके लिए नोन है इलेक्ट्रॉन का, यस, फिक्स वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31. तो क्या अननोन है, वेलोसिटी. ठीक है. तो हाइजेनबर्ग ने बोला कि आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी एक साइड समझो और उसकी पोजीशन को एक साइड समझो, दोनों में से आप एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम सिर्फ एक ही चीज डिटरमाइन कर सकते हो. यू कैन फाइंड आइदर द पोजीशन और द वेलोसिटी, बट यू कैन नॉट फाइंड बोथ. ध्यान से स्टेटमेंट को सुनना, ये थोड़ा हाई फंडू स्टेटमेंट है, शायद सब बच्चों को तुरंत समझ में ना आए. फिर से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. क्या बोला मैंने, हाइजेनबर्ग सेड इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड वेलोसिटी बोथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. यानी कि आप इलेक्ट्रॉन की या तो पोजीशन बता सकते हो या तो वो कितना फास्ट जा रहा है, यानी वेलोसिटी बता सकते हो, पर दोनों एक साथ कभी भी नहीं बता सकते हो. क्या ये बात समझ में आई, ठीक है, ध्यान से सुनना. तो वर्नर हाइजेनबर्ग की थियरी का स्टेटमेंट क्या था, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन और द मोमेंटम
एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। मोमेंटम में भी उन्होंने ब्रैकेट करके क्या लिखा, वेलोसिटी। भाई ऑब्वियसली वेलोसिटी ही अननोन है, तो ये दोनों चीजें एक साथ नहीं बता सकते। या तो पोजीशन बता सकते हो या तो वेलोसिटी बता सकते हो, राइट। इसको एक बहुत ही अच्छे सिंपल तरीके से एक्सप्रेस किया गया है इन मेनी प्लेसेस। मैं एक सेंटेंस लिखता हूं इंग्लिश में, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ आई नो वेयर आई एम, क्या लिखा मैंने, इफ आई नो वेयर आई एम, आई डोंट नो हाउ फास्ट आई एम गोइंग। समझा? इलेक्ट्रॉन ऐसा बोलेगा क्या, अगर मुझे अपनी पोजीशन पता है तो मुझे ये नहीं पता कि मेरी वेलोसिटी कितनी है। और उल्टा करके देखो, इफ आई नो हाउ फास्ट आई एम गोइंग, आई डोंट नो वेयर आई एम। अगर मुझे मेरी वेलोसिटी पता है तो मुझे मेरी लोकेशन या पोजीशन नहीं मालूम। क्या ये बात इंग्लिश एकदम सिंपल सेंटेंस है, समझ में आया सबको क्या लिखा मैंने, है ना। इस तरह से याद रखना, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल को इस तरह से याद रखना कि या तो आपको आपकी पोजीशन, यानी इलेक्ट्रॉन को या तो उसकी पोजीशन पता होगी या तो उसको अपनी वेलोसिटी पता होगी, दोनों नहीं मालूम, राइट। ऐसा है। अब ये क्यों है, ऐसा क्यों है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। थैंकफुली वो सवाल आपके सिलेबस के लिए या आपके लेवल के लिए उतना नहीं है डिस्कस करने के लिए डिटेल में। तो फिलहाल हम लोग थोड़ा बेसिक लेवल पे बात करते हैं कि भाई अगर पॉसिबल नहीं है दोनों को एक साथ डिटरमाइन करना, तो कैन आई यूज द वर्ड इट इज अनसर्टन। तो वैल्यूज आर व्हाट, वैल्यूज आर अनसर्टन, बरोबर ना। देयर इज अ लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी इन डिटरमाइनिंग द वैल्यूज ऑफ पोजिशन एंड, क्योंकि दोनों एक्यूरेटली नहीं कर सकते हो। एक्यूरेसी और प्रिसीजन तो मैंने सिखाया आपको, है ना, अभी हमने वो रिवीजन भी किया सिग्निफिकेंट फिगर्स वगैरह का। तो एक्यूरेसी से आप नहीं बता सकते कि कितना वेलोसिटी था या कितना पोजीशन था। अग्रीड? तो मैथमेटिकली इस बात को कैसे एक्सप्रेस करेंगे? मैथमेटिकली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको मैथमेटिकली कैसा रिप्रेजेंट करने का ध्यान से देखो। वेयर एक्स शोज पोजीशन, एक्स का मतलब क्या है, पोजीशन। पी का मतलब है मोमेंटम, पी का मतलब है मोमेंटम। तो डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ध्यान से सुनना क्या बोला मैंने, अगर x पोजीशन है तो डेल्टा x क्या है, पोजीशन की अनसर्टेनिटी है। फिर से सुनो, अगर x का मतलब पोजीशन है तो डेल्टा x का मतलब क्या है बच्चों, अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन है। मतलब कि पोजीशन कैलकुलेशन करने में कितनी अनसर्टेनिटी, कितनी गलती है, कितना एरर है, वो है आपका डेल्टा एक्स। तो इस इक्वेशन में देख रहे हो आप, ये डेल्टा एक्स ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इस अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या ये सब लोग समझ पा रहे हैं? मैं एक एक टर्म उठा के समझा रहा हूं बहुत सिंप्लीफाइड वर्जन में। फिर से समझो कि आपकी पोजीशन में कितनी गलती है, वो आपको डेल्टा एक्स से समझ में आएगा। अब बोलोगे ठीक है, अब मुझे बताओ पी है मोमेंट, पी का क्या मतलब था, मोमेंटम था, पी का मतलब था मोमेंटम। तो डेल्टा पी का मतलब क्या होगा बता दो, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। वेरी गुड, डेल्टा पी का मतलब होगा अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम। अब बोलोगे ठीक है, यानी मोमेंटम कैलकुलेशन में भी जो गलती होने वाली है। अच्छा, हाइजेनबर्ग बोला गारंटी है कि गलती होने वाली है, तुम एक्यूरेटली मेजर कर ही नहीं सकते हो, राइट। अगर तुम ऐसा बोलो नहीं मैं करके दिखाऊंगा, वो बोलता है भाई तुम कर ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। यही तो उसका थियरी इसी पे बेस्ड था कि तुम दोनों कभी नहीं बता पाओगे, गलती होगी, अनसर्टेनिटी होगी, ठीक है। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी ये दोनों समझ में आ गया,
है ना। अब वो बोलता है देखो डेल्टा पी की जगह उसने डेल्टा पी एक्स लिखा है, एक ही बात है, चलो डेल्टा पी और पी एक्स मतलब ठीक है। अब ये डेल्टा पी ध्यान से सुनना बच्चों, डेल्टा पी मोमेंटम था, मोमेंटम में दो फैक्टर थे ना, एक मास था और एक वेलोसिटी था, अग्रीड। कौन सा नोन था? मास नोन था। तो मैं मास को हटा भी दूं तो मैं सिर्फ अननोन्स की बात करूं तो डेल्टा पी की जगह मैं डेल्टा वी लिख दूं, मास तो नोन है। तो मोमेंटम की जगह मैं वेलोसिटी भी लिख देता, मेरे को अननोन्स की बात करनी है। ओरिजिनल इक्वेशन ये रहा, ओरिजिनल इक्वेशन हाइजेनबर्ग का ये रहा, ठीक है। उसका अलग तरीके से अगर आपको लिखना है तो आप ऐसा भी लिख सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हियर कम्स द ब्यूटिफुल कैच। हाइजेनबर्ग ने बोला कि तुम्हारा दोनों का जो एरर है, दोनों का जो अनसर्टेनिटी है ना, वो मिला के, वो दोनों का जो मल्टीपल है वो मिला के कम से कम h/4 इतना एरर तो आएगा ही आएगा। कितना आएगा? h/4। अगेन h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट, वैल्यू हमको मालूम ही है ना। सो हियर ही सेड दैट डेल्टा x इंटू डेल्टा p विल बी इक्वल टू h बाय ग्रेटर देन और इक्वल टू। आप बोलोगे ग्रेटर देन और इक्वल टू क्यों? क्योंकि कम से कम मिनिमम इतना तो होगा ही होगा, ऐसा बोला उसने। कैन बी ग्रेटर देन ऑल्सो, कैन बी ग्रेटर देन ऑल्सो, नो इश्यूज, बट मिनिमम इतना तो आपका अनसर्टेनिटी होगा ही होगा। सो दैट इज व्हाई ही सेड इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 चलो ऐसा देखते हैं इसको लिख के कैसे समझाया उसने। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, पहले तो उसका नाम आप लोग जान लो अच्छे से, क्या बोला उसको? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ही सेड दैट द अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन इनटू द अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम will always be greater than or equal to this sign, huh? This sign means greater than or equal to, समझ रहे हो? h/4 pi. Everybody, I hope understood this equation. Yes, the equation is fairly simple. If you ask me, बच्चों, honestly speaking, the equation is fairly simple. The theory is quite complicated. Theory actually ये आपकी क्वांटम फिजिक्स के ऊपर बेस्ड है पूरी की पूरी ये थियरी, ठीक है। तो उसमें मैं नहीं जा रहा इतना डिटेल में, पर जो इक्वेशन है वो काफ़ी सिंपल है। एंड जेई की एग्ज़ाम में खास करके सीईटी में इसके ऊपर क्वेश्चन कभी नहीं आया है और ना ही आएगा। जेई की एग्ज़ाम में अगर मैं बात करूँ, नीट में भी उतना खास नहीं आता, तो आपको वो क्या देगा, एक इस टाइप का क्वेश्चन देगा कि भाई एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास तो आपको मालूम ही है इतना इतना होता है, और उसका क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज दिस मच, h/4 की वैल्यू भी आपको मालूम है, यू नो व्हाट पाई इज, यू नो व्हाट h इज, यू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। या तो आपको पोजीशन देगा और वेलोसिटी ढूंढने को बोलेगा, या तो वेलोसिटी देगा और पोजीशन ढूंढने को बोलेगा। एक्चुअली बहुत ही आसान क्वेश्चन बनता है इसके ऊपर, ठीक है। चलो देखते हैं। So here delta x is the uncertainty in position, delta p is the uncertainty of momentum. ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। इसका बोर्स मॉडल से क्या लेना देना? अब आप ये सोच रहे होगे कि सर आपने डी ब्रॉगली इक्वेशन बता दिया, ठीक है, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल बता दिया, वो भी ठीक है, बट इसका बोर्स मॉडल से क्या लेना देना है? तो क्या बोलता है देखो, बोर मॉडल assumes both position and momentum are known exactly at the same time. बोर ने हम लोगों को क्या बताया था, याद करो, उसने हमें बताया रेडियस हम बता सकते हैं शेल का, मतलब कि एग्जैक्ट कौन से रेडियस कितने डिस्टेंस पे है। आप लोग बचपन से क्या सीख रहे हो? आप बचपन से ऐसा सीख रहे हो ना कि एक ये न्यूक्लियस है और ये शेल है, शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, बरोबर बोल रहा हूं? मतलब आपको पता है कि फिक्स पोजीशन है इलेक्ट्रॉन की, क्या है, फिक्स पोजीशन है, ऐसा बोर ने बोला ना, सही बात है। और उसने एट द सेम टाइम हमको एनर्जी भी फिक्स बताई बच्चों। उसने बताया अच्छा ये वाले शेल में इतनी एनर्जी है, ये वाले शेल में इतनी एनर्जी है, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम MVR भी बताया उसने h/2 का,
है ना, इज मल्टीपल ऑफ h/2 nh/2। उसका मतलब कि अकॉर्डिंग टू हिज मॉडल, अकॉर्डिंग टू नील्स बोर का मॉडल, ही सेड भाई पोजीशन भी मालूम है और मोमेंटम भी मालूम है, ऐसा उसने बोला। पर हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल कहना है इसे एग्जैक्टली बोर को ये कर रहा है, रूल आउट कर रहा है, उसको अपोज कर रहा है। बोर बोलता है भाई मैं पोजीशन और वेलोसिटी दोनों मुझे मालूम है, हाइजेनबर्ग बोलता है भाई पॉसिबल ही नहीं है, तो नहीं बता सकता है ना। ये क्लियर हुआ? तो इसीलिए ऐसा बोल सकते हैं कि बोर मॉडल का ये जो क्लेम था कि हमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन एंड मोमेंटम दोनों मालूम है, ये क्लेम इट इज रूल्ड आउट बाय द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब समझ में आया होगा सबको, ठीक है। So that was the idea of Heisenberg principle. He said, in simple words, कि position and speed एक साथ आप नहीं बता पाओगे, है ना। अच्छा, अब जब ये उन्होंने बता दिया कि यार इम्पॉसिबल है बताना, तो अब बोर मॉडल के ऊपर बहुत सवाल खड़े हो गए। ऑफ कोर्स यू कैन सी कि यार उन्होंने बोर मॉडल का ये कॉन्सेप्ट ही रूल आउट कर दिया और यही सबसे कन्विंसिंग मॉडल था अभी तक एटम का। तो अब क्या करें? तो अब आया नया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, क्योंकि अब आप देखो तो हम लोग सारी बातें क्वांटम केमिस्ट्री पे बोल रहे थे, हर जगह प्लैंक्स इक्वेशन, टी ब्रॉगली वेवलेंथ, है ना, वेवलेंथ आ गई, फिर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया। यानी क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम केमिस्ट्री के एप्लीकेशंस को यूज करके अब हम एटम को डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट, विच इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ साइंस कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। Heisenberg and another scientist, very famous guy named as Erwin Schrödinger. बहुत सारे टीचर भी इसको श्रोडिंगर बोलते हैं, जो एक्चुअली सही नहीं है। श्रोडिंजर इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, ओके बच्चों, बट ठीक है, मतलब प्रॉपर नाउन है, आप कैसे भी बोल सकते हो। तो श्रोडिंजर और हाइजेनबर्ग के बारे में ऑलरेडी बता दिया। ये दोनों ने मिलके जो पूरा डेवलप किया था उसको हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स बोलते हैं, और इस क्वांटम मैकेनिक्स के साइंटिफिक प्रिंसिपल पे हमने अब एटम को डिस्क्राइब करना है। वो क्या बोलता है ये? तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या बोलता है कि भाई वी हैव टू डिस्क्राइब एवरीथिंग विद द आइडियाज ऑफ वेव मोशन एंड ऑल्सो इनकॉर्पोरेट, ऑल्सो व्हाट यू से, अप्लाई द वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ मैटर। किसने दिया था वेव पार्टिकल डुअलिटी? अभी किया ना, किसने दिया था? डी ब्रॉगली ने दिया था। डी ब्रॉगली ने दिया था वेव पार्टिकल डुअलिटी। नाउ श्रोडिंजर इक्वेशन जो है, ध्यान से मेरी बात सुनना, श्रोडिंजर इक्वेशन के पीछे फालतू में मत पड़ना। श्रोडिंजर इक्वेशन तुमको समझ में नहीं आएगा। श्रोडिंजर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको डबल डिफरेंशियल्स लगते हैं, जो जेई मेंस बोलो, एडवांस बोलो, कोई लेवल तक नहीं पढ़ाया जाता, वो आपके इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ोगे आप। नोबडी एक्सपेक्ट्स यू टू एवर सिट एंड सॉल्व श्रोडिंजर इक्वेशन। ट्रस्ट मी, हाफ द टीचर्स ऑल्सो डोंट अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो इट्स ओके, यू कैन कंप्लीटली इग्नोर श्रोडिंजर्स इक्वेशन का सॉल्यूशंस, बट आई विल जस्ट टेल यू, ये जो एच है इसको हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोलते हैं, ये है साई, ये वेव फंक्शन है, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये वेव फंक्शन को डिस्क्राइब करती है। हाँ, अब इसको ज़रा सिंपल भाषा में अपन समझेंगे, नॉट फ्रॉम द मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। क्या होता है देखो, समझो। ये जो है ना एच, इसको हम लोग बोलते हैं हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, ओके। सिर्फ ये नाम याद कर लेना, नाम को रटना पड़ेगा आपको। हैमिल्टोनियन मैथमेटिकल ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है, किसमें? श्रोडिंजर इक्वेशन में। अब श्रोडिंजर का फंडा क्या था जरा वो समझते हैं, ओके। तो एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी है श्रोडिंजर की, श्रोडिंजर्स कैट बोल के। सम पीपल से इट्स एन अर्बन मिथ आल्सो, ठीक है। तो एक इमेजिन करो, एक बॉक्स है, क्लोज्ड, मतलब एक क्लोज्ड बॉक्स है। वो क्लोज बॉक्स के अंदर एक बिल्ली है, और उस बॉक्स के अंदर एक टाइमर लगा हुआ है, और एक छोटा सा अंदर एक चेम्बर, एक वायल है, बॉटल है, जिसके अंदर पॉइजनस गैस है। जिसके अंदर क्या है? पॉइजनस गैस है।
कुछ रैंडम टाइम के बाद, अभी वो 1 मिनट के बाद हो सकता है, 1 घंटे के बाद हो सकता है, 10 दिन के बाद हो सकता है, कोई भी रैंडम टाइम के बाद वो वायल जो है, वो बॉटल जो है पॉइजनस गैस की, वो खुल जाएगी और अंदर जो बिल्ली है वो पॉइजनस गैस की वजह से मर जाएगी। ये एक्सपेरिमेंट है। डब्बा बंद है, अंदर पॉइजन की बॉटल है, टाइमर लगा हुआ है, टाइमर के साथ में पॉइजन की बॉटल खुलेगी, बिल्ली मर जाएगी। ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। अब आपसे यह सवाल पूछा जाता है कि बिना बॉक्स को खोले, ध्यान से सुनना, विदाउट ओपनिंग द बॉक्स, क्लियरली आप ये बता सकते हो क्या वेदर द कैट इज डेड और अलाइव? अब ये बेवकूफ जैसे आंसर मत सोचना कि बिल्ली की आवाज आ रही है कि नहीं, बिल्ली हिल रही है कि नहीं। ये बकवास आंसर नहीं पूछ रहा हूं मैं साइंटिफिकली बोल रहा हूं। लाइक नो अदर पैरामीटर्स, you have to physically see whether the cat is dead or alive. So can you do it without opening the box? That is the question. The obvious answer is no. जब तक हम बॉक्स खोलेंगे नहीं, हम नहीं बता सकते for sure whether the cat is alive or dead. करेक्ट बात है, राइट? तो श्रोडिंजर्स कैट को ऐसा डिस्क्राइब किया जाता है कि भाई एक बॉक्स है और कैट है जो भी है, और आप बॉक्स को खोले बिना गारंटी से नहीं बता सकते कि whether the cat is alive or dead. So till the time the box is closed, जब तक बॉक्स बंद है, what are the chances of the cat being alive or dead? 50-50, like heads and tails ना, सिक्का उछाला, head and tail, 50-50. And that is the beauty of Schrodinger equation. He says the cat can't be dead or alive. ये मत बोलो कि वो हो सकता है जिंदा भी हो या हो सकता है मर गई भी हो। अपन हिंदी में बोलते तो इसका मतलब होता है दोनों में से कोई एक पॉसिबिलिटी। बट व्हेन आई से वन पॉसिबिलिटी मींस दैट पॉसिबिलिटी बिकम्स 100% ना, राइट? दोनों में से कोई एक ऐसा बोल दिया तो मैंने तो चूज कर लिया ना, मैंने तो चूज कर ली वो पॉसिबिलिटी, तो 100% हो गई। मेरे को जब दोनों को इक्वल मान के चलना है तो मैं बोलूंगा इट इज बोथ डेड एंड अलाइव। Now, as per normal logic, this might sound very stupid. How can a cat be dead and alive? How is that possible? But mathematically, मुझे दोनों को, अगर दोनों possibilities को equal chance देना है तो मेरे को यही बोलना पड़ेगा ना, it is both dead and alive. अगर मैं dead और alive बोल दूं तो मैं तो एक को चुन रहा हूं। तो इसीलिए श्रोडिंजर इक्वेशन को ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है, या श्रोडिंजर्स कैट को एक इंटरेस्टिंग तरीके से ऐसे डिस्क्राइब किया जाता है, इट इज डेड एंड अलाइव अंटिल द बॉक्स इज ओपन। दोनों भी है, वो मरी हुई भी है और जिंदा भी है बिल्ली, है ना? तो आप सोचोगे ठीक है, अच्छा था, इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, इसका केमिस्ट्री से क्या लेना देना, है ना? तो फंडा ये है कि बॉस, श्रोडिंजर ने जब अपना इक्वेशन सॉल्व किया ना, राइट, हाइजेनबर्ग ने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दिया था। उसने क्या बोला था? पोजीशन और मोमेंटम दोनों इक्वली, दोनों एक्यूरेटली नहीं बता सकते हो, है ना? श्रोडिंजर ने सिर्फ इतना ही बोला कि जब सारे पूरा इक्वेशन सॉल्व कर लोगे ना, पूरा इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, यानी कि बॉक्स खुल जाएगा, तब एक्यूरेटली बता पाओगे एटलीस्ट वन ऑफ द टू। समझे आप? कुछ पैरामीटर्स, इलेक्ट्रॉन की कुछ वैल्यूज, कुछ उसके कैरेक्टर्स को आप एक्यूरेटली समझा पाओगे once you solve the equation that he had given. As I mentioned very clearly, this might go over your head. बहुत सारे बच्चों को ये बाउंसर क्यों जाता है ये कॉन्सेप्ट? बिकॉज हम कभी भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं सिखाते। ये जो आपका वेव इक्वेशन है उसको सॉल्व कैसा करना है, ये कोई भी लेवल पे आपको सिखाया नहीं जाता। एटलीस्ट 11th-12th की मैं बात करूँ तो 12th स्टैंडर्ड के नीट या जेई के लेवल पे आपको सिखाया नहीं जाता, इसलिए शायद आपको ये थोड़ा सा ऑड लगे। तो प्लीज इग्नोर दैट पार्ट, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस कि हाइजेनबर्ग थियरी थी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, उसके बाद श्रोडिंजर इक्वेशन आया, तो श्रोडिंजर ने ये बोला कि आप मेरा इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको इलेक्ट्रॉन के सारे कैरेक्टर्स यानी सारे प्रॉपर्टीज एक एक करके समझ में आने लगेंगी। इतना सेंटेंस सबको समझ में आया बच्चों? बाय सॉल्विंग श्रोडिंजर इक्वेशन वी कैन एक्सप्रेस द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। बोलो यस और नो। तो बेसिकली ये आइडिया है कि श्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व नहीं करना है, उसमें से
हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमें कैरेक्टर्स मिलेंगे, और वो कैरेक्टर्स हमने ऑलरेडी एक्चुअली डिस्कस किए हुए हैं. Those solutions for the Schrodinger equation are actually what? Are actually the quantum numbers. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, ये सबको आनी चाहिए. क्या? सुनो ध्यान से. Once you solve the Schrodinger equation, you get what? You get a set of numbers called quantum numbers. And these quantum numbers actually represent the solution of Schrodinger equation. ठीक है बच्चों, ध्यान से सुनना. The solution of Schrodinger wave equation led to three different quantum numbers, and this was helpful in successfully predicting the atomic spectrum of hydrogen. स्पेक्ट्रम देखा था हमने हाइड्रोजन का, वो सीरीज लाइमन बामर वगैरह सीरीज देखी थी ना, डिटेल में पढ़ी थी. उसको एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करने के लिए ये क्वांटम नंबर्स भी यूजफुल थे. मतलब कि दोनों थियरीज अब आ गई एक लेवल पे. उसने जो बताया स्पेक्ट्रल जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो, और ये जो थियरी से आपने प्रिडिक्ट किया, ये दोनों सेम निकला. तो आपको पता है कि अच्छा दोनों थियरीज अभी एक ही साथ एक चीज को एक्सप्लेन कर पाएगी, है ना. जो फोर्थ क्वांटम नंबर था वो किसने दिया था? ध्यान से सुनना. जो फोर्थ क्वांटम नंबर था वो यूलेनबेक एंड गुडस्मिथ. कौन थे दो साइंटिस्ट? जॉर्ज यूलेनबेक एंड सैमुअल गुडस्मिथ, who gave us the fourth quantum number called the spin quantum number. कौन सा था चौथा वाला? फोर्थ वाला था स्पिन क्वांटम नंबर. पहले तीन कौन से थे ये तो सबको मालूम है, रिवाइज कर लो. पहले तीन थे प्रिंसिपल, अजीमुथल एंड मैग्नेटिक. फिर से देखो कौन से थे? प्रिंसिपल, अजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स. तो ऐसे लिखेंगे आप लोग अपनी में हेडिंग क्वांटम नंबर्स. और क्वांटम नंबर्स के नीचे दो चीजें लिखेंगे. पहला क्या लिखेंगे आप? दीज आर सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, ऐसा लिखेंगे. दे आर सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंजर वेव इक्वेशन. ठीक है बच्चों. और दूसरी चीज, दीज नंबर्स, ये चार नंबर हैं. जो चार नंबर से क्या होता है? हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की कैरेक्टर्स को एक्सप्रेस करते हैं. दीज नंबर्स एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन के कोई भी कैरेक्टर को समझाना है तो आप सिर्फ क्वांटम नंबर से समझा सकते हो. ठीक है. जैसे आपको आपके आपके अपने डिटेल्स देने किसी को, कैसे देते हो? हाइट, वेट, है ना. मेरी इतनी हाइट है, इतना वेट है, ये मेरा फोन नंबर है, ये मेरा बर्थ डेट है, ये मेरा नाम है. डिटेल्स बताते हो ना, वर्ड्स एंड नंबर्स बता देते हो आप, तो आपके बारे में सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाती है. सही है ना. वैसे ही ये नंबर्स है, ये नंबर बताने से आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में सारी डिटेल पता चल जाती है. ठीक है बच्चों. कौन से क्वांटम नंबर्स हैं? पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर. द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल n. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय स्मॉल n. क्या ये रिप्रेजेंट करता है? ये किस चीज को, ये कौन से कैरेक्टर को बताता है? ये कौन से कैरेक्टर को बताता है? What does it represent? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से क्या पता चलता है? Of course it shows the shell number. Shell number यानी कि orbit number to which the electron belongs. To which electron belongs. ठीक है. Second is your
अजीमुथल क्वांटम नंबर। सेकंड क्या है आपका? अजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं विथ स्मॉल l। रिप्रेजेंट दिस विद अ स्मॉल l। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? क्या ये बताता है ये आपको? द सबशेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। क्या बताता है ये सबशेल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। ठीक है। शेल का पता प्रिंसिपल से पता चलता है। शेल कौन सा है ये प्रिंसिपल नंबर से पता चला। सब शेल कौन सा है ये अजीमुथल नंबर से पता चला। बोलेंगे ठीक है। तीसरा है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरा क्या है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दैट इज स्मॉल m। इससे क्या पता चलता है? द ऑर्बिटल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। द ऑर्बिटल टू विच द इलेक्ट्रॉन बिलोंग्स। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो अभी हमने देखा स्पिन क्वांटम नंबर, किसने दिया था वो? यूलेनबेक एंड गुडस्मिथ, है ना, स्मॉल s। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन स्पिन कैसा कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ स्पिन। रोटेशन से अच्छा वर्ड यूज करो, डायरेक्शन ऑफ स्पिन। इलेक्ट्रॉन कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इससे पता चलता है। स्पिन क्वांटम नंबर से पता चलता है। ध्यान से देखो फिर से, कौन से थे चारों रिपीट करेंगे सभी बच्चे प्लीज फटाफट। कौन सा? पहला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकेंड इज अजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल tells you the shell, azimuthal tells you the subshell, magnetic tells you the orbital, and spin tells you the direction of spin. Now there are formulae of how you are going to calculate. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो सीधा सीधा बहुत ही ईजी है कि भाई कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन है वो लिख दिया, बात ही खत्म। अजीमुथल एल क्या है? एल की वैल्यू कैसे निकालनी है? तो एल की वैल्यू निकालने का सिंपल तरीका आपको मैंने बताया हुआ है। आपके पास 4 सबशेल होती है। कौन सी सबशेल होती है बच्चों? बोलोगे एस, पी, डी और एफ। सबको आता है। 4 सबशेल कौन सी होती है? एस, पी, डी, एफ। अजीमुथल की वैल्यू कैसे याद रखनी? एस के लिए 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। सिंपल। अजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या है? एस, पी, डी, एफ के लिए 0, 1, 2, 3। यानी कि अगर मैं बोलूं कि समझो वैल्यू 0 है तो आप क्या बताओगे कि हाँ कौन से सबशेल में था इलेक्ट्रॉन? एस सबशेल में था। अगर बोलूं वैल्यू 3 है तो आप बोलोगे कहां पे था इलेक्ट्रॉन? एफ सबशेल में था। काफी इजी। अभी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो ये बहुत ध्यान से सुनना, ये थोड़ा सा ट्रिकी है मैग्नेटिक कैसा कैलकुलेट करने का। हाँ, कौन से ऑर्बिटल में है, ध्यान से देखना, कौन से ऑर्बिटल में। तो यहां पर ना मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का कैलकुलेशन समझो। तो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। क्या है? m इज इक्वल टू 2l प्लस 1। अब l की वैल्यू तो आपको पता ही है ऊपर, l की वैल्यू आपको पता ही है कौन सी है ऊपर, देखो ना 0, 1, 2, 3। ये चारों में से एक ऑप्शन होगा ना l की वैल्यू के लिए, या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 2l प्लस 1 के तरह कैलकुलेट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं s सबशेल में बात करूं तो 2 इंटू 0 प्लस 1, बरोबर ना। फॉर s आई विल कैलकुलेट इट एज 2 इंटू 0 प्लस 1। बोलोगे ठीक है, तो क्या आने वाला है? 2 इंटू 0 मतलब 0 प्लस 1, यानी कि एक ही वैल्यू आएगी। फॉर s दैट इज ओनली 1 वैल्यू, एक ही वैल्यू आएगी। फॉर p हाउ मेनी वैल्यूज आई एम गोइंग टू गेट? चेक। फॉर p कितनी पॉसिबल वैल्यूज है?
आप बोलोगे ये कैसा सवाल है, ये समझ में नहीं आया, समझाता हूँ। 2l + 1 का वैल्यू क्या आएगा पहले बताओ p के लिए, तो आप बोलोगे 3 वैल्यूज है ना, 3 वैल्यूज। l की वैल्यू क्या थी p के लिए बच्चों, चेक करो 1। तो जो 3 वैल्यूज है ना वो कैसे लिखनी है, ध्यान से सुनना, वो वैल्यूज लिखनी है -l to 0 to +l। फिर से समझो कैसे लिखनी है वैल्यू, -l to 0 to +l, यानी कि p के लिए मेरी वैल्यू थी 1, तो 3 वैल्यूज कैसे लिखूंगा मैं, -1 फिर 0 फिर +1। समझ में आ रही बात, -1 0 +1। फॉर d हाउ विल आई राइट द वैल्यूज, चलो बताओ d के लिए कैसे आएगा, 2 × 2 + 1 कितनी वैल्यूज हुई, 5 डिफरेंट वैल्यूज। एंड व्हाट विल बी द एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड, व्हाट विल बी द एग्जैक्ट वैल्यूज, -2 -1 0 +1 +2, है ना। और f के लिए, f के लिए भी इजी, कितने हो गए वैल्यूज, 7 वैल्यूज। ऑफ कोर्स क्या आएंगे, will be -3 -2 -1 0 +1 +2 एंड +3। देखो टोटल गिनो, 7 वैल्यू हो रही ना, 1 2 3 4 5 6 7 हुई 7 वैल्यूज। Can I say then that magnetic also indicates how many orbitals will be there, है ना, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स रहेंगे इन अ गिवन सबशेल। जैसे कि एस सबशेल में एक ही ऑर्बिटल है, कैसे पता, कितनी वैल्यूज थी, दिखो एस के लिए कितनी वैल्यूज थी, एक ही वैल्यू थी। अभी एक ही वैल्यू थी, वो वैल्यू -0 और +0 तो नहीं हो सकती, तो एक ही वैल्यू क्या थी, 0। एक ही वैल्यू थी, उस वैल्यू का वैल्यू क्या था, 0। बोलोगे सर ऐसा कैसे बोल रहे हो आप, वैल्यू का वैल्यू मतलब, हाँ उस वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या है, 0। So if I say that an electron belongs to suppose 3p, electron belongs to 3p, थर्ड शेल का p सब शेल, तो आप फटाक से बोलोगे कि हाँ उसका n का वैल्यू 3 हो जाएगा क्योंकि थर्ड शेल में है, p का वैल्यू 1 हो जाएगा, सॉरी l का वैल्यू 1 हो जाएगा क्योंकि p सब शेल बोला आपने। लेकिन m की वैल्यू क्या हो सकती है, -1 0 और +1, ये तीनों में से कोई भी हो सकती है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, यस। अभी एग्जांपल्स करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। और लास्ट सबसे आसान, सबसे इजी है स्पिन क्वांटम नंबर, बहुत ही आसान, ओनली 2 पॉसिबिलिटीज। क्या 2 पॉसिबिलिटीज है बताओ, या तो वो क्लॉकवाइज घूमेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, सीधी बात है। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, नहीं। तो दोनों पॉसिबिलिटीज को मैं कैसे बोलूंगा, +½ और -½ क्यों, 50-50 है ना, या तो क्लॉकवाइज घूम रहा है या तो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो +½ है तो इसका मतलब कि दिस इज स्पिनिंग, +½ को कैसे शो करोगे आप शो करोगे बाय अपवर्ड एरो, ऐसा। +½ को कैसे शो करोगे, अपवर्ड एरो। और -½ को कैसे शो करोगे, डाउनवर्ड एरो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ क्लॉकवाइज स्पिन। कैसा हुआ बच्चों, जैसे घड़ी चलती है ना, यानी कि राइट साइड को, तो आपका इलेक्ट्रॉन भी ऐसा घूम रहा है, राइट को घूम रहा है, दैट इज क्लॉकवाइज। और माइनस साइन यानी डाउनवर्ड एरो का मतलब क्या हुआ बताओ, एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज स्पिन। क्या बात समझ में आई सबको। तो अब देखो, अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो और आसानी से समझ में आएगा। सपोज मैं बोलूं कि आपके पास N, L, M और
एस। बाय द वे आपकी टेक्स्ट बुक में स्पिन क्वांटम नंबर को एम एस दिया हुआ है, चेक कर लेना, है ना, एम एस दिया है, चेक करो, आई थिंक सो, हाँ एम एस, स्पिन क्वांटम नंबर को एम एस दिया हुआ है और अजीमुथल को, सॉरी मैग्नेटिक को एम एल दिया हुआ है। क्योंकि वो एसपीडीएफ का एस भी छोटा वाला है ना, तो इसलिए स्पिन से कंफ्यूज होते हैं ना लोग, इसलिए एमएस और एमएल दिया, कोई बात नहीं। अब समझो मैं आपको ऐसे बोलूं कि इसकी वैल्यू है 4, एन की वैल्यू क्या है 4, एल की वैल्यू है 1, एल की वैल्यू है 1, एम की वैल्यू है -1 और एस की वैल्यू, एम एस की वैल्यू है +½ तो हाउ आर यू गोइंग टू रिप्रेजेंट और व्हाट आर यू गोइंग टू टेल मी अबाउट दिस इलेक्ट्रॉन, कि ये कौन से शेल में, कौन से सब शेल में, बताओ। इसका आंसर कैसे लिखोगे आप, ऐसे लिखोगे ना कि n का वैल्यू 4 है, मतलब इससे पता चलता है कि 4th शेल का इलेक्ट्रॉन, चौथे शेल में, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू 4 थी। ओके, l की वैल्यू 1 है, क्या याद करने बोला मैंने, देखो SPDF के लिए L की वैल्यू क्या थी 0 1 2 3, तो अगर 1 है तो कौन से सब शेल में है, P सब शेल में, कौन से में है, P सब शेल में है, ठीक है बच्चों, P सब शेल में। देन -1, अभी बताओ मुझे P सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, टोटल कितनी वैल्यू पॉसिबल थी, तो बोलोगे 3 वैल्यू, 3 वैल्यू ऐसे 3 डब्बे बना दिए मैंने, इसको -1, इसको 0, इसको +1। कहां पे रखूं इलेक्ट्रॉन को, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड डब्बे में, फर्स्ट वाले में, क्योंकि ये वैल्यू देखो ना, कोई अंधे को भी दिखेगा यार, है कि नहीं। अब फाइनल, लास्ट बट नॉट लीस्ट, पॉजिटिव या नेगेटिव, स्पिन कौन सा है, पॉजिटिव, तो अपवर्ड एरो की डाउनवर्ड एरो, ऑब्वियसली अपवर्ड एरो, तो अकेला इलेक्ट्रॉन पहले डब्बे में है अपवर्ड एरो वाला, 4th शेल के P सब शेल का पॉजिटिव स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन है जो पहले ऑर्बिटल में बैठा हुआ है। बस ऐसे आपको बताना है, बात समझ में आई। और एक सवाल करते हैं, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। देखो चलो, N L मैग्नेटिक स्पिन, वैल्यूज देते हैं, वैल्यू समझो, N की वैल्यू है 3, L की वैल्यू है 2, ML की वैल्यू है 0 और इसकी वैल्यू है -½ चलो सॉल्व करेंगे। N की वैल्यू 3, इसका मतलब कौन से शेल को बिलोंग कर रहा है, थर्ड शेल को, थर्ड शेल को। L की वैल्यू 2, मतलब कौन से सब शेल को बिलोंग कर रहा है, D सब शेल को बिलोंग कर रहा है। एकदम इजी है ना। देखो वैसे क्वांटम नंबर में बहुत सारी थियरी और ये वो बहुत पका हुआ है, बट सबसे इजी तरीका आपको 100% हर क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ये तरीका याद करना है, जो मैंने सिर्फ ये 4 लाइन लिखी, आप इतनी याद कर लो, आपके क्वांटम नंबर के सारे क्वेश्चन सॉर्टेड है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखें, ML 0 है, क्या D सब शेल में 0 आता है, हाँ पहले ये बताओ D सब शेल में कितनी वैल्यूज थी, 5 वैल्यूज थी, तो मैं 5 डब्बे बना देता हूं, मतलब 5 ऑर्बिटल थे ना। आप बोलोगे हाँ सही है, 5 ऑर्बिटल थे सर, 1 2 3 4 और 5। वैल्यूज कैसे लिखूंगा, अब आप सबको आता है, ये तो बहुत इजी है। 5 है, बीच वाले को 0 लिखना, बीच वाले को हमेशा ये ट्रिक याद रख लो, बीच वाले को क्या करना है, हमेशा 0 लिखना है। ये -1, ये +1, ये -2, ये +2, इजी बन गया पूरा लाइन। मेरा कहां पर है, 0 में, सेंटर। अच्छा सेंटर में +½ है कि -½ है, -½ मतलब अपवर्ड एरो वाला कि डाउनवर्ड एरो वाला, डाउनवर्ड एरो वाला, तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रॉन यहां आएगा इस तरह से। तो पता चल गया, थर्ड शेल के D सब शेल के बीच वाले ऑर्बिटल में
एंटी क्लॉकवाइज स्पिन यानी डाउनवर्ड एरो वाला इलेक्ट्रॉन इस 4 नंबर से पता चलता है। क्या ये बात सबके भेजे में गई? तो आपको कोई बोलेगा कि मुझे क्वांटम नंबर सिंपल लैंग्वेज में समझाओ, तो आप ऐसा बोलेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन का एड्रेस, इलेक्ट्रॉन कहां है, कौन से सब शेल में, कौन से शेल में, कौन से ऑर्बिटल में बैठा है, उसका एड्रेस, उसका पता बताने का जो तरीका है वो है क्वांटम नंबर्स, है ना बच्चों। टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज में ये सारी चीजें बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैंने यहाँ पे मार्क की हुई है, पर मैंने आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से समझा दिया चीजों को। क्या कि आपको सिर्फ वैल्यूज याद कर लेनी, वैल्यूज को एक बार फिर से रिवाइज कर लो, वैल्यूज कैसे कैसे याद करनी है। जैसे n की वैल्यू अगर आप देखोगे तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, वो सिर्फ शेल को रिप्रेजेंट कर रही है। तो n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 ऐसे, फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ शेल वगैरह। अजीमुथल L की वैल्यू क्या हो सकती है, SPDF, 4 सब शेल होते हैं आपके पास, पॉसिबिलिटी 0 1 2 3, 4 पॉसिबिलिटी, 4 नंबर, खत्म। मैग्नेटिक की क्या थे, बॉक्सेस बनाने, कितने वैल्यूज है वो याद कर लेने, कितने वैल्यूज वो भी मैंने कैलकुलेट करके दिखाए बाय दिस फॉर्मूला, आपको रटने को नहीं बोला है, मैंने कैलकुलेट करके दिखाया कितने वैल्यूज आ रहे हैं, राइट। 1 3 5 7। अगर किसी गधे बच्चे को ये नहीं फॉर्मूला याद नहीं रहता तो ऑड नंबर है 1 3 5 7, इतना तो याद कर ही सकता है, बेवकूफ से बेवकूफ बच्चा होगा तो भी ये तो याद कर ही सकता है ना, 1 3 5 7 SPDF। ये इतना याद नहीं होता तो ऑनेस्टली पढ़ाई छोड़ दो, फिर तुम्हारे लायक की नहीं है साइंस। हाँ, SPDF 1 3 5 7 है, अगर इतना नहीं कर सकते तो फिर केमिस्ट्री कैसे पढ़ोगे। सॉरी इफ आई एम बीइंग हार्श बट इट इज द ट्रूथ, राइट। SPDF 1 3 5 7 ये याद रहेगा सबको। और वो वैल्यूज को अप्लाई कहां करना है, बॉक्सेस बनाने, 1 बॉक्स, 3 बॉक्स, 5 बॉक्स, 7 बॉक्स, वो ऑर्बिटल है, और उसमें क्या करना है, सेंटर वाले पे 0 और बाकी सब पे प्लस माइनस वैल्यूज लिखनी है। और जो भी आपको नंबर दिया है तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को कहां प्लेस करना है। एंड प्लस हाफ एंड माइनस हाफ सबसे इजी चीज, प्लस हाफ है तो अपवर्ड एरो, माइनस हाफ है तो डाउनवर्ड एरो, इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना है। अब जरा उल्टा भी करके देखें एक बार, जरा इसका ऑपोजिट भी करके देखते हैं। अभी तो उसने हमको नंबर दिया, हमने बताया इलेक्ट्रॉन कहां था। अब अगर मुझे ये पूछना है आपसे कि राइट ऑल क्वांटम नंबर्स for an electron belonging to 2s subshell with positive spin, with clockwise spin, चलो ऐसा लो, with clockwise spin। मतलब आपको ये दिया है कि एक इलेक्ट्रॉन है जो 2s को बिलोंग करता है, किसको बिलोंग करता है, देखो ये 2s को, और उसके पास क्लॉकवाइज स्पिन है। आपको चारों की नंबर लिखने, चारों क्वांटम नंबर लिखने, क्या क्या थे चारों क्वांटम नंबर, n l, मैग्नेटिक और स्पिन, ये तो आप सबको याद हो ही गए होंगे। अभी बताओ 2s है, 2s, तो n की वैल्यू क्या है बच्चों, n की वैल्यू क्या होगी 2, और इसका मतलब वो सेकेंड शेल में है। क्या ये बात सबको समझी? अच्छा, s सब शेल में, कहां पे, s सब शेल में, तो l की वैल्यू कितनी हुई, बस टेबल में से बताना है देख के, l की वैल्यू कितनी हुई 0, जिसका मतलब है कि वो s सब शेल में, ये तो दिया हुआ है ये क्वेश्चन में। अच्छा, s सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बोलो, s सब शेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, कितनी वैल्यूज थी, एक ही डब्बा बनाऊंगा, उसको वैल्यू क्या दूंगा 0, सीधी बात है ना, एक ही डब्बा बनाऊंगा, अब उसका राइट लेफ्ट तो कुछ है नहीं, एक ही है अकेला, उसको वैल्यू क्या दूंगा 0। इसका मतलब कि भाई वो 1 ऑर्बिटल है, एक ही अकेला ऑर्बिटल है, उसी में पड़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन, और क्लॉकवाइज स्पिन है, मतलब कि वैल्यू क्या रहेगी, प्लस हाफ की माइनस हाफ, प्लस हाफ, यानी कि वो ऐसा दिखेगा, इसमें एक ही डब्बा है और अपवर्ड एरो से बनाया हुआ है। कितना इजी, यस और नो, राइट, बहुत सिंपल।
तो क्वांटम नंबर ऐसे लगता है कि कुछ है मतलब, लेकिन बहुत ही महाचिंदी और महा इजी चीज़ है ये। सिर्फ आप अगर वो टेबल याद कर लो तो, और अगर ऑनेस्टली अगर आपसे टेबल याद नहीं होता तो फिर मैं नहीं कुछ कर सकता, कोई टीचर कुछ नहीं कर सकता। अगर आपको 4 वैल्यू याद नहीं हो रही तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? हाँ, तो सिर्फ टेबल याद करके आपको एज इट इज छापना है और कुछ नहीं करना है बच्चों। चलो और एक सवाल करें वैसे ही, राइट all 4 quantum numbers for an electron belonging to, ध्यान से सुनना, belonging to second orbital, बहुत ध्यान से सुनना, second orbital of 4f with क्लॉकवाइज स्पिन। चौथे शेल के एफ सब शेल के सेकेंड ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। इसको पहले क्वेश्चन को पढ़ना सीखो, क्या बोलता है वो। फोर्थ शेल के एफ सब शेल के सेकेंड नंबर के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है। उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है? क्लॉकवाइज है ना, क्लॉकवाइज पॉजिटिव है। चलो अब देखेंगे क्या क्या वैल्यूज आ रही, चलो बताएंगे बच्चों। फोर्थ शेल है मतलब n की वैल्यू क्या है? 4, n की वैल्यू हो गई 4। क्यों? इससे क्या पता चल रहा है, क्यों ये ऐसा पता चल रहा है? क्योंकि फोर्थ शेल में था। अच्छा l की वैल्यू क्या है? अब ध्यान से सुनना, l की वैल्यू क्या आएगी? क्योंकि f सब शेल था तो l की वैल्यू क्या आएगी? 3। फिर से याद करो, SPDF 0 1 2 3, f का क्या आया? 3, लिख दिया। कितना इजी है, किसी को कोई डिफिकल्टी लग रही क्या इसमें? f सब शेल, ठीक है। फिर मैग्नेटिक बताओ, अब यहां पर ट्रिकी हो जाता है थोड़ा सा। तो क्या करना है, f में कितने डब्बे थे, कितने ऑर्बिटल थे पहले ये बताओ। f में थे 7 ऑर्बिटल्स है ना, 1 3 5 7 ऐसे बोला था याद रखने। तो 7 ऑर्बिटल्स ये रहे, देखो 7 ऑर्बिटल्स बना देते अपन। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब इसमें क्या करना है, बीच वाला उठाना है, उसमें क्या लिखना है? 0। तो ये -1, ये +1, ये -2, ये +2, ये -3, ये +3। अब इसमें कौन से वाले में है, ये कौन से वाले में था? ध्यान से देखना, सेकंड नंबर मतलब इधर है। सबको समझ में आ गया, इधर है आपका इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए मुझे बताओ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या निकल के आई बच्चों? वैल्यू निकल के आई -2। इतना इजी। एवरीबॉडी गॉट दिस? टेल मी यस और नो। देन वी हैव स्पिन। ये तो स्पिन तो इजी हो गया। स्पिन क्या होगा? +12 की -12, +12 ऑब्वियसली, क्योंकि क्लॉकवाइज बोला है। अच्छा +12 का सीधा सीधा मीनिंग क्या हो गया? +12 का मीनिंग ये हो गया कि ये जो आपका डब्बा ऐसे बनाया हुआ है ना पूरा, उसको मैं यहां बना देता हूं, और इलेक्ट्रॉन को मेरे को कौन से वाले ऑर्बिटल में बनाना था? सेकेंड वाले में, और पॉजिटिव स्पिन यानी कि अपवर्ड एरो वाला बना दूंगा। बस ये रहा, उसका पूरा एड्रेस आपको मिल गया। क्लियर बात है ना? एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन जो क्वांटम नंबर्स के ऊपर आता है, आपके हर एक एंट्रेंस एग्जाम में आता है, सीईटी हो, नीट हो, जेई हो। ध्यान से सुनो, इज दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल? ऐसा वो पूछता है। आपको एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स देगा और पूछेगा इज दिस सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स पॉसिबल, मतलब कि ये सही लिखा है कि गलत लिखा है, या एग्जिस्ट कर सकता है क्या ऐसा इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हो बात को? तो समझो ऐसे बोल रहा है N L ML और MS, ऐसे वो बोल रहा है आपको, और बोल रहा है पॉसिबल है कि नहीं बताओ। तो सपोज मैं ऐसे बोलूं कि 3 3 0
और प्लस हाफ। तो आप बताओ ये पॉसिबल है कि गलत है? ये पॉसिबल है या गलत? मैंने कुछ गलत लिखा है तो आप बोलोगे देखो 3 का मतलब थर्ड शेल, तो थर्ड शेल तो होती है। 3 का मतलब थर्ड शेल तो होती है। L3 है, इसका मतलब कौन सा सब शेल है? SPDF। कौन सा है? 0 1 2 3 F। तो आप बोलोगे F, भाई F का मतलब, आप बोलोगे F का मतलब बस थर्ड शेल में F सब शेल कहां से आ गई? होती है क्या? थर्ड शेल में F सब शेल तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। तो इसीलिए ये पूरा का पूरा सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रॉन्ग है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने ऐसा बोल दिया थर्ड में F नहीं आता, हमको कैसे पता? अरे तो ऐसा है भाई, फर्स्ट में S होता है, सेकंड में S और P होता है, थर्ड में S P D तीनों होते हैं, फोर्थ में S P D F होता है। तो F कहाँ आया पहली बार? फोर्थ शेल में आया। क्या थर्ड शेल में F हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। तो इसीलिए ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स रॉन्ग हो जाते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन बनता है। क्या ये बात समझ में आई? यस। चलो और एक सवाल दें फिफ्थ में, ये फर्स्ट समझ लो ऐसा, फिफ्थ का सेकंड है ना। समझो आपको दिया n का वैल्यू 2, n का वैल्यू दे दिया 2, l का वैल्यू दे दिया 1 और ml का वैल्यू दिया आपको -2 और ये दिया -12। Again, tell me whether this is possible or not possible. Why not possible? क्योंकि अगर L की वैल्यू 1 दी हुई है क्वेश्चन में, तो M की वैल्यू -1 0 और +1, यही पॉसिबिलिटी है। -2 कभी भी हो सकती है क्या? इफ दिस इज 1 then this can this be -2? नहीं, तो इसलिए इसका मतलब ये भी रॉन्ग हो जाएगा। जिनको ये नहीं समझा उनको बता दूं, अगर n की वैल्यू 2 है तो ये सेकंड शेल हुआ, हाँ बोलोगे हाँ। इसकी वैल्यू 1 है मतलब ये p सब शेल हुआ, आप बोलोगे हाँ। -2 का मतलब कि भाई ये ऐसा है, -2 का मतलब ये होगा ना कि भाई 5 कंपार्टमेंट थे, बीच में 0 +1 +2 -1 -2 और ये यहां आ रहा है ऐसा। पर P में कितने होते हैं? 3 ही होते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है क्या यहाँ पे? बिल्कुल नहीं। P में कैसे बनाने हैं? 3 बनाने हैं। बीच वाले को 0 दिया, इसको +1, इसको -1। क्या -2 दिख रहा है आपको? नहीं। तो फिर ये वाला रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये पूरा सेट रॉन्ग हो गया। क्या ये सबके भेजे में बात गई? तो क्वांटम नंबर्स के ऊपर इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। क्वांटम नंबर की थियरी लेके चाटने मत बैठो। ये बहुत सारे बच्चों की गंदी आदत है कि कोई एक चीज देख लेते हैं जो थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है तो थियरी में PhD करने लगते हैं। मैंने क्या बोला है, तुम्हारा फोकस क्या होना चाहिए? MCQ सॉल्विंग। खास करके क्लास 11 का टॉपिक है बच्चों। थियरी के ऊपर ज्यादा घुसो मत, PhD मत करो, थियरी के ऊपर रिसर्च करने मत जाओ। उसके अंदर से जो फॉर्मूले है वो उठा लो, टेबल उठा लो, कॉन्सेप्ट उठा लो और जितनी हो सके प्रैक्टिस करो क्वेश्चन सॉल्व करने की, क्योंकि ये आपके बोर्ड्स में नहीं आने वाला। 11th का टॉपिक बोर्ड्स में नहीं आएगा। थियरी लिखने को कोई नहीं बोलने वाला। कॉलेज की एग्जाम का टेंशन मत लो, इंटीग्रेटेड ही पढ़ रहे हो सबके सब, राइट? कॉलेज का एग्जाम का टेंशन नहीं, पर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस, अपन ने जितने क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस किए उसके ऊपर ज्यादा फोकस करो, ठीक है? तो क्वांटम नंबर्स, आई हैव मार्क्ड एवरीथिंग, आई विल गिव यू द PDF, यू कैन read it up. I have included all the information. है ना? Shapes of atomic orbitals we'll continue in the next session.